नथिंग बिग एवर कम्स विदाउट रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ भी अगर बड़ा होना है देश के लिए, आपके लिए, तो रेजिस्टेंस तो आएगी। ये कहा जाता है कि ज्योग्राफिकली इंडिया के सामने दो चैलेंज है जिसका दुश्मन को पता है और वो समय समय पर इसका मिसयूज करता रहता है। जैसे एक तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसको लैंडलॉक्ड, मतलब जब डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उस समय ये वाला एरिया लैंडलॉक्ड रह गया। और दूसरा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और अभी आप रिसेंटली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, तो मोहम्मद यूनुस जब चाइना गए हुए थे, उन्होंने क्या बयान दिया? कहा नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज लैंडलॉक्ड एंड ढाका इज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन इन दिस रीजन। ढाका इज द ओनली गार्जियन। अच्छा जी, अब जरा कनेक्ट करते हैं कुछ और डेवलपमेंट से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कुल 15 किलोमीटर दूर पर यहां पर एक ब्रिटिश टाइम का, वर्ल्ड वॉर II से पहले बना था 1931 में, फिर 39 से 45 वर्ल्ड वॉर II में उसका इस्तेमाल किया गया था, एक ऐसा एयरबेस है। तो उसके डेवलपमेंट का जिम्मेदारी किसको देना चाह रहा है? चाइना को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सदर्न वाले पॉइंट से वो चाइना को एंट्री देना चाह रहा है। ऊपर चुंबी वैली में, वहां पर चाइना डोकलाम के पास इशू करता ही रहता है। हालांकि जब वो स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 का, उसके बाद कुछ हद तक चाइना बैकफुट पर गया था। लेकिन कुछ टाइम पहले की रिपोर्ट के हिसाब से इस रीजन में जो जल्फेरी रिज है, तो उस एरिया में अभी भी चाइना के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो यानी कि चाइना मानेगा नहीं। वो चुंबी वैली में, जिसको डगर कहा जाता है और चिकन नेक कॉरिडोर, वो वहां पर है, प्रेजेंट है और मौके के इंतजार में है। फिर दूसरा एंगल देखिए, बांग्लादेश ने 1971 में, जब वो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, उसके बाद से अभी तक का सबसे बड़ा लेवरेज पाकिस्तान को दिया हुआ है। मतलब उसके बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में डिक्लाइन आया था, फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन आया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अरे पाकिस्तान आपसे जितने कंटेनर शिप्स आएंगे ना, तो हम उस पर जो सर्वेलेंस पहले होती थी, चेकअप्स होते थे, उसकी कंडीशन को कम कर देते हैं जिससे फास्ट ट्रैक हो सके प्रोसेस। लेकिन क्या ये कंडीशन को कम करना कहीं आर्मी, ISI बांग्लादेश की सरकार को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो ड्रग्स और जो ISI कुछ टेररिस्ट को यहां पर बेस बनाना चाहती है, जो ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर जो इस रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो चाहते ही थे वो ISI के फेवर में काम करें, उन्हें पैसा मिले। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान, चाइना, फिर ये बांग्लादेश, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल रियलिटीज के चक्कर में जो लार्जर जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको दरकिनार कर रहा है। और हमें इतिहास ये बताता है जिस देश ने ऐसा किया है उसका पतन जो है शुरू हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ज्योग्राफिकली देखिए, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, राइट? और हम इंडिया, मतलब बांग्लादेश की ग्रोथ में हम सपोर्ट करते रहे। हम तो चाहते रहे हैं कि बांग्लादेश जो है साउथ एशिया का इकोनॉमिक मिरेकल बने, और वो बन भी रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गई है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर आपने बांग्लादेश को एक ऐसा चैलेंज समझ लिया कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो समझ लीजिए यू हैव गिवन सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ योर एनिमी। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ट्राइंगल है, ये इंडिया को ईस्टर्न साइड पर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, और उसके लिए फिर हमें कुछ काउंटर प्लान रखना पड़ेगा। वन सच काउंटर प्लान इज कि अगर वो चिकन नेक पर फोकस कर रहे हैं तो व्हाई नॉट बांग्लादेश चिकन नेक। अभी जब आसाम के CM ने स्टेटमेंट दी कि अगर आप हमारे एक चिकन नेक पर अटैक करेंगे तो बांग्लादेश, आपके तो 2 चिकन नेक कॉरिडोर हैं, दोनों अलग हो जाएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम इन दोनों चिकन नेक वाले एरिया को समझते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी पर जाते हैं, जस्टिफिकेशन पर जाते हैं, फिर उसके इंपैक्ट को समझेंगे, तो पूरा इशू आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश वाला पार्ट, टोटल 6 डिविजन्स आपको यहां पर दिख रही होंगी। हमारा फोकस है रंगपुर डिवीजन और ये चिटागोंग डिवीजन। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जा रहा है फर्स्ट चिकन नेक। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। तो चिकन नेक इस वजह से कि अगर इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर पर अटैक होता है और उसमें बांग्लादेश शामिल पाया जाता है, जो कि दिख ही रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए क्या? शुड वी बी रिएक्टिव? क्योंकि एक पर्सपेक्टिव है कि भाई यू शुड बी प्रोएक्टिव, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और आप जियोपॉलिटिक्स की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो नेशनल बॉर्डर्स तो चेंज होते रहते हैं, और कोई बड़ा चेंज जो है वो रेजिस्टेंस लेकर आता है। लेकिन अगर 47 के बाद से आज तक ये 2 बड़े चैलेंज रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन बीन लैंडलॉक्ड, और वहां पर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक तरीके से वल्नरेबिलिटी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि इंडिया को अब उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर देना चाहिए? और यहां पर रंगपुर डिवीजन, ये जो आप देख रहे हैं,
ये जो स्ट्रिप है ये करीब बनेगी 80 किलोमीटर की। तो दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट यहां पर और साउथ वेस्ट गारो जो मेघालय के अंदर पड़ती है डिस्ट्रिक्ट वो यहां पर, तो ये दोनों यहां पर ज्वाइन होंगी, तो रंगपुर डिवीजन फिर अलग होगी। दूसरी थियरी ये कहती है कि इसके ये वाला जो एरिया है यहां पर एक स्ट्रिप जो है, ये जो चिकन नेक है, ये जो कट करके अलग होना चाहिए, ये करीब 28 किलोमीटर की स्ट्रिप होगी, 28 किलोमीटर। और इससे चित्तागोंग जो डिवीजन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये भी चित्तागोंग डिवीजन का पार्ट है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और ये वाला पार्ट इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, यहां पर भी शो हो रहा है। नाउ जो नदर्न बांग्लादेश है, यानी कि नदर्न बांग्लादेश, इसमें हम रंगपुर की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया कहीं तो 16,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, करीब 1.6 करोड़ की पॉपुलेशन है। डेमोग्राफी वाइज 86.5% यहां पर मुस्लिम्स हैं और 13% हिंदूज हैं और अदर क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है। देखिए, जैसे शेख हसीना की सरकार को हटाया गया और उसके बाद हमने देखा कि माइनॉरिटीज पर अटैक होने लगे, ये माइनॉरिटीज पर अटैक ऐसा लग रहा है कि अब इंसीडियस फॉर्म लेते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो नंबर ऑफ अटैक है वो तो कम हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स सिस्टमैटिकली जॉब से हटाया जाना और प्रेशराइज करना दैट यू शुड गो आउट ऑफ दिस एरिया। तो अगर वो लोग वहां से जाएंगे तो रिफ्यूज कहां लेंगे? इंडिया में लेंगे। तो यानी कि फिर आपको नहीं लग रहा कि इंडिया में वैसा ही एक रिफ्यूजी क्राइसिस बन रहा है इस बार माइनॉरिटीज के लिए ऑफ दिस रीजन, जो कि 1971 के टाइम पर बनी रहा था, उसका फिर सॉल्यूशन हमने देखा था। चित्तागोंग की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट हो गया, ये कनेक्ट करेगा आपका साउथ त्रिपुरा से, और ये वाली बात ही मैं जो बता रहा था आपको। अब इसमें जो चित्तागोंग डिवीजन है, तो डिवीजन में सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसमें ये है चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट। ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश का नर्व सेंटर है चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट। मैं क्यों कह रहा हूं नर्व सेंटर? अगर बताइए किसी एक देश से एक ऐसा एरिया अलग हो जाए जो देश के 50% टैक्स रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, तो उस देश की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो यार बांग्लादेश को भी ये सोचना चाहिए कि इंडिया हमेशा से आपका पार्टनर रहा है, और चिकन नेक अगर मतलब एक ज्योग्राफिकल रियलिटी है, तो हमने उसको अपनी वल्नरेबिलिटी इस वजह से भी नहीं समझते रहे बीच बीच में, क्योंकि बांग्लादेश हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है। हमने तो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं, इंडिया और रशिया, रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्लस फेवरेबल टर्म्स पर हम एक्सेस टू ट्रेड बांग्लादेश को देते रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा। तो फिर यहां पर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि देखो जियोपॉलिटिक्स जो है वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आपकी वल्नरेबिलिटी बनी हुई है और आप सोच रहे हो कि ये तो आपका दोस्त है, तो भाई साहब दोस्त और दुश्मन तो बदले जाते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चेंज हुआ तो अल्टीमेटली आपकी वल्नरेबिलिटी को वो टाइम नहीं देगा, मतलब दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दैट। तो सोल्यूशन क्या है कि चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपेंड करो, प्लस जो उनके लिए नर्व सेंटर है उनको बताओ कि देखो चीज़ें बदल सकती हैं, और उसके बाद आपके एग्जिस्टेंस पर खतरा आ सकता है। जैसे इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं कॉक्स बाजार पर भी आऊँगा, डीप सी पोर्ट जो है मतरबरी उस पर भी आऊँगा। हम पूरे रीजन को पहले समझेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी पर आएंगे। लेकिन एक आइडिया आपको दे दूँ, 90% ऑफ बांग्लादेश इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज गोइंग थ्रू दिस एरिया, 90%। तो इकोनॉमी का नर्व सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि अगर ये एरिया अलग हो रहा है तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है बे ऑफ बंगाल का, फिर आप ये बात नहीं कह सकेंगे चाइना में जाकर कि ओनली गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन रीजन इन दिस एरिया बे ऑफ बंगाल विच इज पार्ट ऑफ इट इज ढाका, है ना। खैर, रंगपुर डिवीजन का प्लस पॉइंट क्या है? वो एग्रीकल्चरली रिच है। एग्रीकल्चर में यहाँ पर बोरो, राइस, शुगर केन, रेप, मस्टर्ड, पल्सेस, रबी एटसेट्रा। मेन बात यह है करीब $147 मिलियन प्लस का यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो कि स्पेशली जो पोल्ट्री और जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसमें फीड भी यहाँ से जाता है। तो पूरे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, प्लस जो आपकी फार्मर सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक बड़ी डिपेंडेंस है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो भी आपका यहाँ से सॉर्ट हो रहा है, राइट। और ट्रेड कैसे हो पाएगा अगर चित्तागोंग अलग हो गया तो? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कट ऑफ हुआ तो भाई सब नर्व सेंटर पर इंपैक्ट है। नेशनल जीडीपी का 12% ये चित्तागोंग डिवीजन से आ रहा है, जो पार्ट अलग हो गया। मतलब अभी तो मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट उस साइड है, 5 डिस्ट्रिक्ट इस साइड है। इंडस्ट्रियल आउटपुट का 40% इस रीजन से जाता है, 50% टैक्स रेवेन्यू जाता है। तो सोचो जो सेकंड चिकन नेक है ये अलग हुआ तो ये इंपैक्ट बांग्लादेश पर पड़ेगा। और इंडिया के लिए क्या होगा कि यहां से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है
वो पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा, ये पूरा एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम हैं, और यहाँ पर आप कर लो। अब क्या करोगे? मोंगला पोर्ट है, मोंगला पोर्ट इज़ नॉट दैट बिग पोर्ट। आप ट्रेडिशनली डिपेंडेंट किस पर हैं? चित्तागोंग पोर्ट पर हैं। तो इफेक्टिवली आप लैंडलॉक्ड हो जाएंगे, इंडिया नहीं। अगर चित्तागोंग की बात करूँ तो वो ट्रेड वाला पार्ट जो है यहाँ पर सर्विस सेक्टर में आएगा। अगर मैं पोर्ट की सर्विसेज की बात करूँ, और जो सर्विस सेक्टर है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी का लगभग 50% है। फिर ये कुछ की प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मतरबरी डीप सी पोर्ट। अच्छा, डीप सी पोर्ट बांग्लादेश को स्टेटस दे सकता है, मतलब बांग्लादेश को इस पर काम करना चाहिए, और भारत तो खुद सपोर्ट करता रहा है कि आप गेटवे बनिए साउथ एशिया का। आप कहेंगे ऐसा कैसे? जैसे इंडिया के भी कई जो बड़े पोर्ट हैं, डिस्पाइट हैविंग बिग कोस्ट लाइन, हमें ना छोटे शिप्स की जरूरत पड़ती है एज फीडर सर्विस। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के कांदला पोर्ट का एग्जांपल ले लीजिए आप, गुजरात साइड। तो अगर मान लीजिए कोई लार्ज कंटेनर शिप आया, तो वो इंडिया की कोस्ट से कुछ दूर पर एंकर हो जाएगा। फिर वहां से छोटे छोटे शिप्स जाएंगे, फिर वहां से वो कंटेनर्स लेंगे जो इंडिया में आना होगा, और फिर वो जो छोटे शिप्स हैं उसके थ्रू वो हमारे पोर्ट्स पे सामान आएगा। तो इसको हम कहते हैं फीडर सर्विस। तो इससे होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। लेकिन जो मतरबरी डीप सी पोर्ट है, डीप सी क्योंकि मैं इसकी यूज कर रहा हूं वर्ड, तो यहां पर ये गेटवे बन सकता है कि जो मतलब दुनिया के जो सबसे बड़े जहाज हैं, शिप्स हैं, वो डायरेक्टली यहां पर डॉक हो सकते हैं। तो इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक बिग बूस्ट मिल सकता है। और केवल बांग्लादेश नहीं, हम तो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ऐसा सोच रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द एंकर फॉर अस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इधर से कनेक्टिविटी हम करेंगे। हम बांग्लादेश को भी साथ में पार्टनर मानते रहे हैं कि ठीक है बांग्लादेश, आपके जो पोर्ट हैं उसके थ्रू भी यहां पर ट्रेड हो पाएगा, म्यांमार के साथ भी ट्रेड हो पाएगा, और यहां से क्यों ना हम कनेक्टिविटी थाईलैंड तक अपनी माने, वियतनाम तक माने, थाईलैंड देन वियतनाम डायरेक्टली कनेक्टिंग टू साउथ चाइना सी। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हैं बांग्लादेश के पास। लेकिन बांग्लादेश में वही मैं बता रहा हूं, जब डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव के बेसिस पे कोई पॉलिटिशियंस ये मान ले कि बस मुझे पॉलिटिकली रिलेवेंट रहना है, देश का भविष्य क्या होगा वो तो देश जानेगा। क्योंकि आप तो केवल उसी को सच मानते हैं ना जो मीडिया आपको दिखाती है। थ्योरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट बाय नॉम चॉम्स्की। ये लार्जर विजन तक जब बांग्लादेश के लोग नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? अब जैसे ही ये जो प्रोजेक्ट है जब फुल्ली फंक्शनल होगा कि तो बांग्लादेश की इकोनॉमी में 2 से 3% जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। लेकिन उसको किस बात की पड़ी है कि कैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर प्रेशर बना दें। उससे क्या होगा? ये इंडिया ने अगर अपनी ज्योग्राफी को चेंज किया और ये चेंज होकर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बन गया, तो ये सारे जो प्रोस्पेक्ट्स होंगे डीप सी पोर्ट के वो इंडिया के हो जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पर फिर ये मीरासा है, ये इकोनॉमिक जोन, इसमें तो करीब $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भी आ गया था। और क्योंकि यहाँ पर अभी इंस्टेबिलिटी चल रही है, कितने प्रपोजल्स ऐसे हैं जिससे इन्वेस्टर्स बैकफुट पर जा रहे हैं। एक टाइम पर हम कहते थे कि बांग्लादेश एक रोल मॉडल है, वो जियोपॉलिटिक्स को साइड में रखता है, जियो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी देता है। लेकिन अब इस कारण से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बैकफुट पर जा रहे हैं इनके। ये शेख हसीना जी के टाइम का प्रोजेक्ट है। फिर पावर प्लांट यहीं पर चित्तागोंग रीजन में, ऑयल रिफाइनरी, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं शेवरॉन, एनरॉन, ये सब यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन के राइट्स के लिए यू कैन से वर टेकिंग अप इनिशिएटिव्स विद बांग्लादेश गवर्नमेंट। लेकिन अभी सारी चीज़ें जो हैं बैक साइड पर चली गई हैं। कॉक्स बाजार इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कहा जाता है कि बांग्लादेश, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, टोलेमी का आपने नाम सुना होगा, फेमस ज्योग्राफर। तो उन्होंने भी अपना जो मैप दिया था वर्ल्ड का, उनका कहना था कि ये जो पोर्ट हैं, मतलब जो ये वाले यू कैन से सी पोर्ट वाला एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोस्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, उनका कहना था कि ये दुनिया के सबसे, इस रीजन के यू कैन से साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशिया के दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकेशंस में से एक है, सिनिक ब्यूटी में से एक है। लेकिन आपने कभी नाम सुना है कॉक्स बाजार का? इस लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से ज़्यादातर कॉक्स बाजार का नाम आपने सुना होगा कि म्यांमार के रखाइन स्टेट से रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो इशू है, उसके बाद वो रिफ्यूजीज़ की तरह कॉक्स बाजार में रहते हैं। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि भाई इतना बांग्लादेश के पास भी पैसा नहीं है कि रिफ्यूजी कैंप में सारी सुविधाएं पहुंचा सकें। तो भारत सरकार ऑपरेशन इंसानियत के तहत वहां पर सपोर्ट कर रही थी। कॉक्स बाजार को आमतौर पर आपने ऐसा सुना होगा, और पिक्चर भी दिमाग में ऐसे ही बनती है कि डेंस कंजेस्टेड रीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉक्स बाजार में भी ह्यूज पोटेंशियल है। कहा जाता है कि अगर कॉक्स बाजार में ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काम कर जाएं तो ऐसे में वहां पर टूरिज्म को बिग बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है दैट इज सर्विंग कॉक्स बाजार, बट उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया अब तक। ऑयल एंड गैस की मैं बात कर रहा था आपको, ये देखिए
कुतुबदिया आइलैंड, यहां पर ऑयल एंड गैस फील्ड, प्लस आपका ये चित्तगोंग वाले रीजन में सांगू गैस फील्ड, देन कॉक्स बाजार में सिमंतांग गैस फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि दे हैव ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की अभी शुरुआत है, ये मान लीजिए इस रीजन में 3 से 4% इनका जीडीपी ग्रो हो सकता है टूरिज्म से। खैर, अगर ये अलग होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बताइए। कोई भी देश बिना वायबल इकोनॉमिक प्लान के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता भाई। अगर ज्योग्राफी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपका जो चिकन नेक 2 है, इसके एरिया जो सेकंड पार्ट है आपका चित्तगोंग डिवीजन का, अगर वो आपसे अलग हो जाए तो कैसे आप इकोनॉमिकली वायबल रहेंगे? कैसे आप जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से रिलेवेंट रहेंगे अपने पड़ोसी देशों के लिए? रंगपुर अगर अलग होता है तो फूड सिक्योरिटी पर इशू आ जाएगा, और फूड सिक्योरिटी पर आया तो भाई साहब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इफेक्टिवली लैंडलॉक्ड कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि मोंगला वाले एरिया से आप इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक तरीके से बांग्लादेश इज गोइंग टू लूज दैट सोवरेन कनेक्शन विद द ग्लोबल मार्केट। और अगर आप अगर मान लीजिए आप आरएमजी सेक्टर की बात कर लीजिए, रेडीमेड गारमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो एक समय पर बांग्लादेश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। जो आप इतने महंगे ब्रांड्स देखते हैं, लेवाय और रैंगलर की कोई जीन्स है मान लीजिए 18,000 और 40,000, ऐसे सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ही बनते थे। यहीं से क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग होकर एक्सपोर्ट होता था। कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं यूरोप की जो अपना कुछ मटेरियल यहाँ पर भेजती थी, तो यानी कि आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। और फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर आप उनको एक्सपोर्ट करते, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे, तो आप गेटवे पोर्ट स्टेटस ले सकते थे। लेकिन इससे क्या होगा, जैसे ही ये पार्ट अलग हो जाएगा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, डिलेज होने लगेंगे। और अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो भाई साहब आपके साथ जो बिजनेस करते हैं क्या वो उतना बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो यानी कि आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में, इवन आरएमजी सेक्टर में, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आरएमजी सेक्टर जिसके लिए इंडिया मतलब ये बांग्लादेश जाना जा रहा था, तो दैट इज गोइंग टू लूज। और जब अभी क्राइसिस हुए थे तभी इतनी सारी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने अल्टरनेटिव्स को खोजना स्टार्ट कर दिया था। बांग्लादेश में एक और खास बात है, आपने आरएमजी पर सही ट्रांजिशन किया था क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट का भी रोल मॉडल बन पाया। लेकिन अब तो नहीं ऐसा हो पा रहा है, अब फिर वो स्ट्रगल के फेज में है। अब कुछ रिकवरी कुछ बिजनेसमैन मिलकर कर रहे हैं जो इनकी बिजनेस लॉबी है, लेकिन यहां पर जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो बांग्लादेश की सरकार कर रही है, इससे कहीं नुकसान ना हो जाए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। भारत सरकार ने देखा जब हमारी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी पर अटैक हो रहा है एक तरीके से, तो अल्टीमेटली हमने भी कुछ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन करने स्टार्ट कर दिए। कुछ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट $685 मिलियन प्लस का नुकसान बांग्लादेश को हो चुका है। अनदर रिपोर्ट इज सेइंग $770 मिलियन प्लस का नुकसान हो चुका है। तो बांग्लादेश को समझना चाहिए कि यार कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस समझो अपने इंडिया के साथ। कुछ भी ऐसा करना जिससे इंडिया के मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में मतलब वो खराब हो रहा है, इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इंपैक्ट बांग्लादेश ओनली। आप इकोनॉमी का साइज देखिए, गैप देखिए। तो अगर आपको फेवरेबल टर्म्स पर एक्सेस मिलता है तो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। लेकिन आपको तो पड़ी है, चाइना, पाकिस्तान, रेडिकल इस्लामिस्ट जो अपना एजेंडा चलाते आए हैं, पहले भी चलाते आए थे, अब इसी की भेंट चढ़ रहा है इस समय बांग्लादेश का पूरा फ्यूचर। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर चाइना, इंडिया, यूएसए, ये तीनों पावर्स इस गेम में है। लेकिन अगर ये वाला पार्ट अलग हो जाता है तो आपको लगता है बांग्लादेश को इतना कोई पूछेगा? ये सोचिए यहां से अलग हो गया, बांग्लादेश बचा क्या है? ये बांग्लादेश बचा रहेगा। तो एक तरीके से बांग्लादेश का अपने जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। जब से इन्होंने फ्री रीन दी है रेडिकल इस्लामिस्ट को, तो उसकी वजह से जो यू कैन से जो पोजीशनिंग है बांग्लादेश की इन साउथ एशिया एंड एट ग्लोबल लेवल, वो डिक्रीज हुई है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि इंडिया को सोचना चाहिए कि भाई ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के, जैसे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो दे शुड नॉट मूव टू इंडिया। इंडिया कितने लोगों को शेल्टर दे पाएगा? हमारे अपने चैलेंज भी हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो बेस्ट इंडिया कैन डू प्रेजेंटली कि भाई उनको गाइड करे कि आपको वहीं सेटल होना है। प्लस लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इंडिया सोचे कि अगर ये लोग सेटल होना स्टार्ट हो जाएं आपके चित्तगोंग वाले साइड में और दूसरा रंगपुर वाले साइड में, तो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो सकती है कुछ हद तक। और डेमोग्राफी में अगर जैसी बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कट करके अलग करेंगे जोग्राफिकली, लेकिन आपको जो इमोशनली और यू कैन से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वाइज जिसको हम कहते हैं लेजिटिमेसी बाय द पीपल, तो वो आपको जीतना पड़ेगा। तभी आप ये ऐसा स्टेप ले सकते हैं, तभी ये माइनॉरिटी परसिक्यूशन का जो प्रॉब्लम है आप इसको कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताता हूँ आपको। 1947 में ही जब वो पार्टीशन हो रहा तो आपको पता है दोनों तरफ से ही
यहाँ पर अटैक्स हुए थे, मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स प्लस, क्योंकि इस साइड क्योंकि जो मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी एंड दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट हुआ था। तो अगर मैं रंगपुर वाली साइड बताऊँ तो जो रिकॉर्ड बताते हैं 1947 में करीब 35% पॉपुलेशन वर हिंदूज, जो वहाँ पर ही सेटल हो गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन के हम वहीं पर रह जाएंगे क्योंकि हम अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन डिक्रीज होकर 7.5% हो गई है। चित्तगोंग वाली साइड कही जाए तो करीब 40% थे और वो डिक्रीज होकर 6.5% हो गई है, जो वहाँ के माइनॉरिटी अब बन गए हैं। तो हिस्टोरिकल ग्राउंड भी है कि भाई इस बेसिस पे क्योंकि इतना चेंजेस हो रहे हैं, और वैसे तो आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल दैट वाज रेफरिंग टू सम मिडीवल एंड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट टू क्लेम ऑन दीज रीजन्स। लेकिन मेरा मानना यह है कि हिस्ट्री में आप कितने दूर तक जाएंगे टू सेट क्लेम ऑन सम एरियाज, जैसे कि चाइना करता है, चाइना अपना क्लेम बढ़ाता रहता है, तो हमें चाइना की लाइन में नहीं आना। हमें क्लियर रहना है कि भाई ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो हाँ हमें एक्शन लेना होगा, तो हमें एक्शन लेना होगा, लेकिन वो एक्शन इमीडिएट मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। वो एक्शन होगा कि पहले हम उस रीजन में अपने फेवर में, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं डेवलपमेंट, वो चाहते हैं जॉब, बेटर लाइफ। वो समझे इस बात को कि बांग्लादेश की सरकार के साथ रहकर उनका भला नहीं होने वाला। इंडिया को अपनी वल्नरेबिलिटीज पर भी साथ साथ काम करना ही पड़ता है, और इंडिया वो कर ही रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो कोलकाता के थ्रू सितवे पोर्ट म्यांमार में है, तो यहाँ से कलेतवा के होते हुए फिर हम यहाँ पर एजवल से कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसी अभी आपने जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि मोहम्मद यूनुस ने स्टेटमेंट दी है कि अल्टीमेटली ये तो लैंडलॉक्ड ही है, हम ही एक्चुअली ओनली गार्जियन है, तो उसके बाद इंडिया ने शिलोंग से लेकर सिलचर और सिलचर से लेकर एजवल इस प्रोजेक्ट पर भी खास ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ से जो हाईवे बनेगा वो एक तरीके से जो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक नहीं, क्योंकि यहाँ के थ्रू हम कनेक्ट करते हुए म्यांमार के सितवे पोर्ट और सितवे पोर्ट के थ्रू हम कोलकाता, इस एरिया में टोटल एक्सेस हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ से ट्रेड को बूस्ट हो सके। तो यानी कि ये करने के लिए इवन हम बांग्लादेश पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो बांग्लादेश को सिग्नलिंग दी जा रही है कि भाई तुम समझो इस बात को। यही वाली बात है जो मैं आपको बता रहा था, कालादान पोर्ट वाली। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखो 1971 में जब कहा गया कि ईस्ट पाकिस्तान अलग से देश बन जाएगा, तो यूएसए और कई देशों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वेस्टर्न पाकिस्तान के उस समय के लीडर्स ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ा ना हो सकता, मतलब हम वी आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हाउ कैन बाउंड्रीज चेंज, हाउ कैन दिस बिग रीजन बी क्रिएटेड एज अ नेशन। लेकिन क्रिएट हुआ ना। 2014 2020, 14 का एग्जांपल ले लीजिए, 14-15 क्या चल रहा था, क्रीमिया, वो जरूरी था रशिया के लिए, क्योंकि नदर्न पार्ट फ्रोजन, वार्म वाटर पोर्ट चाहिए, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी का एक्सेस चाहिए। तो इस पे इतने सारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कापलान एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में कि रशिया की ज़रूरत है कि उसको क्रीमिया वाला एरिया चाहिए, वो रशिया के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, तो करना पड़ेगा। तो अगर हमारा पड़ोसी देश कुछ ऐसे एक्शंस करेगा जो इंडिया के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक को हम घेर लेंगे, इधर से चाइना को हम सपोर्ट कर देंगे, अपनी जगह यहाँ पर डुअल यूज़ वाले पोर्ट्स बनवा देंगे, एयरबेस का एक्सेस चाइना को दे देंगे, तो अल्टीमेटली जब एग्जिस्टेंस पर बात आएगी तो भारत को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो यही एडवाइस दें अपने देश को कि देखो दोनों का जो बॉर्डर है केवल वही शेयर्ड नहीं है, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है, हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। तो जिस इकोनॉमिक मिरेकल बनने के ट्रैक पर बांग्लादेश चल रहा था, बांग्लादेश को उसी पर चलना चाहिए। ये सभी बांग्लादेशियों के लिए अच्छा होगा, भारतीयों के लिए अच्छा होगा, पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस इशू में। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर, आपके क्या ओपिनियन है, डू शेयर। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फॉर इंडिया ऑन बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड स्टेप्स विच कैन बी टेकन। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे अपने आंसर को, और यहाँ पर मैं अलग से नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ इस टेलीग्राम ग्रुप में। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।